जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, एज ऑफ महाजनपद। देखिए, अभी तक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया, वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, जैनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल, एज ऑफ महाजनपद। देखिए, इसका जो टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की, तो ये जो महाजनपद काल रहा है, ठीक, वो अराउंड 600 बीसी से लेकर के और 300 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक, तो मतलब अराउंड 300 ईयर्स अगर हम बात करें तो महाजनपद काल जो रहा है वो अराउंड 300 ईयर्स के आसपास रहा है। इसके बाद महाजनपद के बाद ही से हमारा जो मौर्य काल है, मौर्य डायनेस्टी, उसकी शुरुआत होती है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो आखिरी नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद को हराएंगे और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो महाजनपद काल जो रहा है वो 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाजनपद काल जो है वो 600 बीसी से 300 बीसी तक रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजियंस का जो उदय हुआ वो भी इसी कालखंड में हुआ है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हम भले ही जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ लिए हैं, लेकिन उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो वो इसी महाजनपद काल के अंडर में है। मतलब इसी महाजनपद काल में ही जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे कई सारे रिलीजियंस जो हैं वो, मतलब कई सारे रिलीजियंस जो हैं उसका जन्म हुआ। तो अब बात करते हैं कि ये महाजनपद काल 600 बीसी के बाद ही, या ये कहें कि महाजनपद क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, महाजनपद का मतलब बेसिकली होता है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। मतलब ऐसे स्टेट जो एक बड़ी टेरिटरी पर रूल कर रहे हैं, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स, ये कहलाता है महाजनपद। देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे, ठीक, तो वैदिक काल में जब मैं लेटर वैदिक पीरियड बता रहा था, तो लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो है लेटर वैदिक काल में सबसे ज्यादा आयरन का यूज होना शुरू हुआ था, लोहे का इस्तेमाल होना क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ, जिसके कारण जो एरिया था उनका वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अगर आपको याद हो तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था, ठीक है, उसमें जो आर्य आए थे तो वो बेसिकली सिर्फ हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, ठीक, ये अगर कहा जाए, यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था यहीं पर रूल चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग गंगा दोआब तक आने लगे। कैसे आने लगे? लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आयरन का आविष्कार हुआ, ठीक, जिससे उनको जो माइंस हैं वहां से आयरन मिलना शुरू हुआ, ठीक। तो आयरन से उन्होंने क्या किया, लोहे की क्या बनाया, उन्होंने लोहे से जो है वो कुल्हाड़ी बनाई, और धीरे धीरे यहाँ के गंगा दोआब रीजन में जितने जंगल थे उन पेड़ों को काटना शुरू किया, और उन पेड़ों को काट करके धीरे धीरे वहां पर एग्रीकल्चर डेवलप किया, ठीक। तो धीरे धीरे क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्य हैं वो धीरे धीरे बाकी गंगा दोआब रीजन की तरफ भी क्या होने लगे, फैलने लगे, ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ठीक, जाहिर सी बात है कि खाने की पर्याप्त अगर चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका एरिया या रीजन धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक। तो अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, ठीक, देखिए, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, ठीक, तो वैसे वैसे लेटर वैदिक पीरियड में वो किस में कन्वर्ट होते गए, जनपद में, ठीक। और जैसे जैसे रूलिंग का एरिया और ज्यादा बढ़ता गया, मतलब जैसे जैसे रूलिंग का एरिया जो है वो अगर और ज्यादा बढ़ता गया, तो अब एक लार्ज टेरिटोरियल
रीजन में जो रूल कर रहे थे, इसी को बोला जाता है महाजनपद। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आयरन, देखिए महाजनपद बनने का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा रीजन माना जाता है आयरन की खोज होना, आयरन का बहुत ज्यादा यूज होना, जिससे धीरे धीरे रीजन क्या हो गया, बढ़ता गया। ठीक, देखिए अब धीरे धीरे क्या होने लगा, लोहे के जो है वो हथियार बनने लगे, वेपन्स बनने लगे। वेपन्स बनने लगे तो इन महाजनपद काल में जो भी राजे महाराजा थे उनकी आर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक, आर्मी बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उनकी भी सोच होने लगी कि अपनी टेरिटरी को हम एक्सपांड करें। ठीक, तो ये जो एक्सपांशन की पॉलिसी थी और आयरन का बहुत ज्यादा यूज होना, इसी ने जन्म दिया महाजनपद को। धीरे धीरे वो जो जनपद है वो बढ़ बढ़ के कितनी हो गई, महाजनपद हो गई। तो एक तरीके से कहा जाए तो महाजनपद के एमर्जेंस का सबसे पहला कारण था वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन। आयरन का यूज सबसे ज्यादा किया गया क्योंकि आयरन से कुल्हाड़ी बनाई गई, कुल्हाड़ी बना करके जंगलों को काटा गया और वहां पर धीरे 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 आपका एग्रीकल्चर डेवलप होता गया। ठीक, और चूंकि ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जितनी मैक्सिमम जनपदें दिख रही हैं, ये आपको ज्यादातर जनपदें आपको गंगा दोआब रीजन में दिख रही है। देखिए गंगा जी, जमुना जी, इसी रीजन में आपको मैक्सिमम दिख रही है। इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ की जो लैंड है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है गंगा दोआब रीजन होने के कारण। मतलब दोआब रीजन होने के कारण यहाँ पर लैंड जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इसी कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी है। इसीलिए आप जितने भी महाजनपद यहाँ पर देख रहे हैं, मैक्सिमम महाजनपद आपको गंगा और गंगा के आसपास दिख रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि चूंकि लैंड जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो इसी कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसका जो है विकास बहुत ज्यादा हुआ। एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी क्या हुई, बहुत ज्यादा हुई। और इसी कारण से यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा, ये महाजनपद जो है, जनपद जो है वो फैलने लगी। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक जिसे कहते हैं विस्तार होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये था कि एग्रीकल्चर, चूंकि बहुत सारे जंगलों को काटा गया था, चूंकि आयरन की मदद से क्या होने लगा था, अब जो एक तरीके से कहा जाए तो जो पेड़ हैं उनको बहुत उससे काटा जाने लगा था। ठीक, तो इसी कारण से क्या है, एक तो सबसे पहला तो था वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, और दूसरा चूंकि गंगा दोआब रीजन काफी ज्यादा फर्टाइल था, तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर की रही। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे राजा, जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है, इनकी एक और पॉलिसी हुआ करती थी जिसको कहते हैं एक्सपांशन पॉलिसी, मतलब विस्तारवादी नीति। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी ये एक्सपांशन पॉलिसी हुआ करती थी। देखिए आप जितने भी आप राजे महाराजे महाजनपद काल में देख लें, चाहे आप बिंबिसार को देख लें या अजात शत्रु को देख लें या नंद वंश को देख लें, सबका एक ही सोच रहती थी, किसी भी तरह अपनी टेरिटरी का विस्तार करना, मतलब इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। इंपीरियलिस्टिक का मतलब ही होता है अपनी जो रूलिंग एरिया है उसको एक्सपांड करना। ठीक, तो एक्सपांशन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा रीजन था ये महाजनपद बनने का। ये महाजनपद बनने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो राजे महाराजे थे उनकी ये नीति हुआ करती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया में जो है वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करें। इसीलिए आप लगातार देखते रहेंगे कि महाजनपद काल में ये जितनी 16 की 16 महाजनपद रही, ये हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ती रही। ये हमेशा इन लोगों में आपस में क्या होता रहा, लड़ाई होती रही। ठीक, लड़ाई का कारण ही यही था कि सभी राजाओं की क्या थी, एक्सपांशन की पॉलिसी थी कि हमें अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना है। ठीक, तो ये भी एक कारण था इस तरीके के महाजनपद के इमरजेंस का। ठीक, तो महाजनपद के
एमर्जेंस का रीजन आपको समझ में आया। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आयरन का यूज होना शुरू हो गया। दूसरा, चूंकि गंगा दोआब रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल था तो एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। और रूलर्स की एक्सपांशन पॉलिसी, जो रूलर्स हुआ करते थे उनकी एक्सपांशन पॉलिसी हुआ करती थी, जिसके कारण भी क्या होने लगा, ये सारे महाजनपद एमर्ज करने लगे। ठीक, क्लियर हुआ ये। ठीक, इसके इसके बाद एक और रीजंस भी है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके प्रति लोगों की जो एलिजेंस होने लगा, मतलब उनका जो एक जिसे कहा जाए कि ठहराव होने लगा। देखिए, आपको पहले पता होगा कि पहले के समय काल में क्या होता था, जो आर्य शुरू में आए थे तो वो चरवाहे हुआ करते थे। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया, उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया। तो ऐसे ही यहां पर भी हुआ महाजनपद काल में, जो एग्रीकल्चर के फैलावे के कारण, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण उससे जुड़ाव लोगों का बढ़ता गया, उससे जुड़ाव लोगों का बढ़ता गया। तो लोगों के जुड़ाव का कारण भी था कि महाजनपद का इमरजेंस होना। ठीक है, लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगे, एक्सपांड होने लगे। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर की जो लैंड जो जो चीजें थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक, तो इस महाजनपद काल के इमरजेंस का रीजन यही है। सबसे पहला तो आयरन का यूज होना शुरू हुआ बहुत ज्यादा, उसमें फर्टाइल लैंड होने के कारण एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी, रूलर्स की एक्सपांशन पॉलिसी और एलिजेंस ऑफ द पीपल टू देयर एग्रीकल्चर लैंड, उनकी प्यार एक तरीके से कहा जाए अपने लैंड के प्रति। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक, तो महाजनपद समझ में आया क्या है। महाजनपद का मतलब है एक ऐसा स्टेट जो एक बड़े एरिया पे रूल कर रहा है, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट। ठीक है, और इसका जो पीरियड रहा है, टाइम ड्यूरेशन रहा है महाजनपद काल का, वो रहा है 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक। क्लियर, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आयरन का यूज हुआ है। इसी कारण से महाजनपद में धीरे धीरे क्या होने लगे, हमारे सामने ये महाजनपद आने लगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पर रीजन समझ में आया कि इमरजेंस का रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महाजनपद के इमरजेंस की, तो इसका पीरियड रहा है 600 बीसी से 300 बीसी तक, मैंने आपको बताया। इसके अलावा वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, आयरन का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ दोआब रीजन रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, धीरे धीरे क्या होने लगा, दोआब रीजन में क्या है, लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल था, और इसी कारण से ये गंगा दोआब रीजन में, और इसी कारण से क्या होने लगा, एग्रीकल्चर की काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपांशन हुआ टेरिटरीज का ऑफ रूलर्स, मतलब रूलर्स की जो सोच थी वो क्या थी, अपनी टेरिटरी को जितना ज्यादा एक्सपांड किया जा सके। और चौथा रीजन क्या था, एलिजेंस ऑफ पीपल टू देयर एग्रीकल्चर लैंड, लोगों का अपने एग्रीकल्चर लैंड के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी महाजनपद के इमरजेंस की। ठीक, अब यहां पर हमको जो पढ़ना है, ठीक है, वो टोटल 16 महाजनपद है। ठीक, तो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब हमें अब आगे ये देखना है कि हमें ये महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिली कहां से, मतलब किन चीजों से ये पता चला कि ये महाजनपद जैसा भी कुछ था। ये जो 16 महाजनपद जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये हमें इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। ठीक, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसके जरिए हमें ये पता चला है कि हमारे ये जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, और इसके अलावा 10 रिपब्लिक भी हुआ करते थे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा महाजनपद और रिपब्लिकन स्टेट्स में क्या फर्क है। ठीक, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो 16 महाजनपद या 10 रिपब्लिकन हैं, इनका इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो है अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद जो था वैदिक लिटरेचर में, उससे हमें महाजनपद काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो सबसे पहला क्या था, अथर्ववेद। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाणिनि की एक बुक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक, इससे भी हमें महाजनपद काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, अष्टाध्यायी जो रही है वो सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली ग्रामर की बुक रही है,
और ये कौन सी ग्रामर थी? संस्कृत ग्रामर। ठीक, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड की सबसे पहली ग्रामर की किताब, संस्कृत ग्रामर की किताब कौन सी रही है? अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी? पाणिनि ने। ठीक, इसमें भी हमें महाजनपद काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसी अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में दिया हुआ है। ठीक, 16 महाजनपद के बारे में, और इसके अलावा 10 रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में भी दिया है। ठीक, रिपब्लिकन स्टेट्स। ठीक, तो 16 महाजनपद के बारे में दिया है और 10 जो दिए हैं रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां मिल रही है? अंगुत्तर निकाय में। तो अगर आपसे कोई 16 महाजनपदों की इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो 16 महाजनपदों की जो इंफॉर्मेशन मिली है वो एक तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय से मिली है, और दूसरा एक जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र। इससे भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चला है। ठीक, लेकिन इनके 16 महाजनपद जो हैं और अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद जो हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, उनमें कुछ डिफरेंस है, मतलब कुछ ऐसे भगवती सूत्र ने जो बताए हैं महाजनपद, जो अंगुत्तर निकाय में बुद्धिस्ट वालों ने नहीं बताए। ठीक है, जिनको महाजनपद नहीं माना। हालांकि बहुत सारे महाजनपद कॉमन है, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे हैं, ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय में अलग हैं लेकिन भगवती सूत्र में अलग है। हमें जो पढ़ना है, ठीक है, 16 महाजनपद, वो हम पढ़ेंगे जो हमें अंगुत्तर निकाय में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों को माना गया है, हम उन्हीं की पढ़ाई करेंगे और 10 रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आया जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रही है महाजनपद काल की। तो एक तो बुद्धिस्ट में अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जिससे 16 महाजनपदों और 10 रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में पता चला, और दूसरी जो पता चला वो पता चला भगवती सूत्र जैन लिटरेचर में। ठीक, हालांकि जो अर्थवेद या अष्टाध्यायी है, इसमें भी महाजनपद काल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि कितने महाजनपद रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम अंगुत्तर निकाय की बात करें या भगवती सूत्र की बात करें, तो उन्होंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया। ठीक, और हम जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे वो है अंगुत्तर निकाय से रिलेटेड। ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ठीक, अब यहां पर जो उन्होंने महाजनपद बताई है, ठीक, या जब हम रिपब्लिकन स्टेट्स की बात करते हैं, तो यहां पर इन्होंने 2 टाइप के स्टेट्स उस टाइम पर एमर्ज हुए। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। पहला था मोनार्कियल और दूसरा था नॉन मोनार्कियल, जिसको हम रिपब्लिकन कहते हैं। देखिए, मोनार्कियल स्टेट का मतलब होता है कि जो राजा होगा, ठीक है, वो वंशानुगत होगा। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उन्हीं के वंशज का व्यक्ति राजा बनेगा। ऐसे स्टेट को बोला जाता है मोनार्कियल स्टेट। ठीक, लेकिन जहां पर हेड ऑफ द स्टेट या राजा चुना जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी सभा के द्वारा चुना जाए या समिति के द्वारा चुना जाए, लेकिन अगर राजा को चुना जाता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन। देखिए, 2 तरीके के स्टेट पाए गए हैं महाजनपद काल में। एक जो मोनार्कियल रहे हैं, मोनार्कियल मतलब वंशानुगत, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, मतलब उन्हीं के वंश के लोग क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं, आप अगर मगध को ही देख लें, तो मगध में जो शुरुआत में जो हरिणंका डायनेस्टी थी, तो उसमें बिंबिसार बने। बिंबिसार के बाद उनके बेटे अजातशत्रु राजा बने, और अजातशत्रु के बाद उदयीन बने। ठीक, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या कहलाता है? मोनार्कियल, मतलब उन्हीं के वंश के लोग ही राजा बनेंगे। ठीक, तो ऐसे जो स्टेट हुआ करते थे वो मोनार्कियल हुआ करते थे। और अगर हम नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन की बात करें, तो ये ऐसे स्टेट हुआ करते थे जिसमें जो राजा है वो चुना जाता था। ठीक, अब उस टाइम पर उनके समय में सभा रही हो, समिति रही हो, जो मिलके क्या करते थे? राजा को चुनते थे। तो वो क्या कहलाता था? नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन स्टेट। तो आपको यहां देखना होगा कि महाजनपद काल में आपको मोनार्कियल स्टेट भी मिल रहा है और नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन स्टेट भी मिल
ये अंगुत्तर निकाय में तो बताया गया कि 16 महाजनपद हैं और 10 रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। ठीक, अब हम एक एक करके सबसे पहले तो 16 महाजनपद देखेंगे। ठीक, 16 महाजनपद। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, उनकी ज्यादातर केसेस में उनका पर्टिकुलर एरिया पूछा जाता है कि वो किस एरिया में थे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कैपिटल उनकी क्या थी, उनकी राजधानी क्या थी। तो 16 जितनी भी जनपद रही हैं, आपको सभी की कैपिटल याद होनी चाहिए। ठीक, तो हम अगले में जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी महाजनपद है। ठीक, इसके अलावा वो कौन से एरिया में आती हैं और उनकी कैपिटल क्या है। ठीक, और अगर उसमें कोई और इंफॉर्मेशन एड ऑन है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद दी 16 महाजनपद। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, सबकी कैपिटल्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको एरिया पता होना चाहिए। इसीलिए आप मैप जो है इसका वो बार बार देखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कौन सी महाजनपद कहां पर है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम उन महाजनपद को देखेंगे, ठीक, जो कि हमारे देश आज के इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बैक ऑफ द साइड जाते हैं। ये है, तो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये जितने भी हैं ये 16 क्या है, महाजनपद है। ठीक, अब हम सबसे पहले उन महाजनपद को देखते हैं जो आज की डेट में हमारे इंडिया के बाहर है, आज की डेट में। ठीक, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, आज की डेट में। तो इसमें आपको एक नजर आ रही होगी यहां पे कंबोज। ये आपको अफगानिस्तान या पाकिस्तान बॉर्डर के एरिया में नजर आ रही होगी कंबोज। ठीक है, वैसे तो कायदे से माना जाए तो ये पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कंबोज कहां पाई जाती है, पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल रही है, अगर हम बात करें इसकी जो कैपिटल रही है, ठीक, वो कौन सी रही है, तो वो रही है हताका। इसकी कैपिटल क्या रही है, हताका। ठीक है, तो कैम्बोज जो है, ठीक है, ये सबसे पहली महाजनपद है जो इंडिया के बाहर है आज की डेट में। तो ये कौन से रीजन में आती है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया में हजारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आती है। ठीक, उस एरिया में थी, और इसकी कैपिटल क्या थी, हताका। कैपिटल क्या थी इसकी, हटाका। ठीक, और ये महाजनपद अगर मैं बात करूं ना इस महाजनपद की, तो ये अपने घोड़ों के लिए फेमस रही है। मतलब यहां पे जो घोड़े जो मिलते थे ना नस्ल के, वो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे। ठीक, तो ये जो कंबोज है, ठीक है, ये एक तो सबसे पहली बात तो कि जो अपना हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में वहां पर मिलती है। ठीक, इसकी जो कैपिटल रही है वो हताका रही है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस रही है, ये हॉर्सेस के लिए फेमस रही है। किसके लिए फेमस रही है, हॉर्सेस के लिए। तो ये हमारी सबसे पहली महाजनपद थी कंबोज। इसके बाद आपको नीचे ये महाजनपद दिख रही होगी जो है गांधार। ये दूसरी ऐसी महाजनपद है जो आज की डेट में इंडिया के बाहर है। अगर आज की डेट में हम बात करें तो इंडिया के बाहर है। ठीक, गांधार भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में ये पाई जाती है। ठीक, पाकिस्तान के किस पार्ट में पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला जो है वो गांधार की कैपिटल रही है। ठीक, और तक्षशिला के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि तक्षशिला एंशियंट टाइम पर सबसे बड़ा एजुकेशनल लर्निंग सेंटर रहा है। अगर आप याद करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, ठीक, जिनको हम चाणक्य जानते हैं चाणक्य के नाम से, ठीक, तो आपने पता होगा चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे। ठीक है, तो तक्षशिला क्या था, एक बहुत बड़ा एजुकेशन लर्निंग सेंटर था एंशियंट टाइम पे। ठीक, और अगर हम गांधार की बात करें तो गांधार महाभारत काल से भी रिलेटेड है। ठीक, देखिए कौरवों की जो मतलब दुर्योधन की अगर हम बात करें, दुर्योधन या उनके 100 भाइयों की जो माता थी गांधारी। ठीक, तो
तो गांधारी जो थी उनका रिलेशन गांधार राज्य से ही था, जिसे हम शकुनी मामा, जो आप बहुत ही फेमस महाभारत में रहे हैं शकुनी मामा, तो शकुनी मामा को कहा ही जाता था गांधार नरेश, गंधार नरेश। तो ये वही गांधार है जो महाभारत काल में शकुनी, या हम शकुनी से रिलेटेड है, ठीक। और इसी गांधार की कैपिटल क्या रही है? तक्षशिला रही है। और ये तक्षशिला जो है ये बहुत ही एक्सीलेंट, अगर कहा जाए, एजुकेशन लर्निंग सेंटर रहा एंशिएंट टाइम पे। चाणक्य भी तक्षशिला से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो गांधार जो रहा है वो दूसरा ऐसा महाजनपद रहा है जो आज के भारत से क्या रहा है? बाहर रहा। क्लियर? तो कंबोज और गांधार क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद जो तीसरा हम बात करेंगे वो है असाका। ये तीसरा महाजनपद जो है ये है असाका, ठीक है। इसको अश्माका भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अश्माका, ठीक। ये जो तीसरा महाजनपद रहा है, ठीक है, ये नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में रहा है, ठीक। ये जो असाका, जो अश्माका जो रहा है, इसका एरिया जो रहा है वो बिटवीन नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में रहा है। तो नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में जो रहा है वो रहा है असाका। और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है पोटली। तो आपको याद रखना है इसकी कैपिटल क्या रही है? पोटली, या इसी को पठान भी कहते हैं, पाठन, ठीक। तो इसकी जो असाका जो रही है इसकी कैपिटल रही है पोटली, ठीक है, या ऑब्लिक में कहा जाए तो पाठन, ठीक। और इसका नाम अश्माका रहा है और ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में रही है, ठीक है। और असाका के बारे में या अश्माका के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये एक लौती ऐसी महाजनपद है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। ये एक लौती ऐसी महाजनपद है असाका जो भारत के कौन से क्षेत्र में है? दक्षिणी क्षेत्र में है। तो आपको ये याद रखना है, वन एंड ओनली, मतलब अगर हम आपसे पूछा जाए कि सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद कौन सी रही है तो वो रही है असाका, अश्माका। क्लियर? तो सबसे सदर्न मोस्ट जो रही है वो कौन सी रही है? असाका, ठीक है, अश्माका जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ आपको ये असाका, ठीक। इसकी राजधानी क्या रही है? पोतली, या इसको पैठन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद जिस महाजनपद की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो एक लौती ऐसी महाजनपद है जो हमारे राजस्थान एरिया में पड़ती है, ठीक, हमारे राजस्थान एरिया में पड़ती है, और वो है मत्स्य, ठीक। मत्स्य चौथी महाजनपद है और एक लौती महाजनपद जो राजस्थान एरिया में पड़ती है, ठीक है, राजस्थान एरिया में पड़ती है, ठीक। अब अगर हम मत्स्य की बात करें, ठीक है, तो आज का जो जयपुर है, अलवर है और भरतपुर, ये एरिया जो पड़ता है जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान में, यहीं पर एक जनपद रही है, महाजनपद, जिसका नाम क्या था? मत्स्य, ठीक। और इसकी जो राजधानी रही है, ठीक है, वो रही है विराटनगर। इसकी राजधानी क्या रही है? विराटनगर। तो ये जो मत्स्य महाजनपद रहा है इसकी राजधानी क्या रही है? विराटनगर, ठीक है। और ये राजस्थान एरिया में जयपुर, अलवर और भरतपुर एरिया में पड़ता है, ठीक। और ये मत्स्य महाजनपद भी महाभारत काल के उससे फेमस है। अगर आपको याद हो तो महाभारत काल में पांडवों ने जो अज्ञातवास अपना 1 साल का बिताया था वो मत्स्य देश में ही बिताया था, वो इसी महाजनपद में बिताया था, मत्स्य में, ठीक है। उस टाइम पर ये जनपद हुआ करती थी, आज की डेट में ये महाजनपद है। मतलब महाभारत काल में ये क्या हुआ करती थी? जनपद हुआ करती थी। तो जो पांडवों ने जो अपना आखिरी 8 साल का अज्ञातवास बिताया था, ठीक, तो वो कहां बिताया था? मत्स्य देश में, ठीक है। और उस टाइम पर इसकी राजधानी क्या हुई करती थी? विराटनगर, ठीक, विराटनगर। आपने महाभारत अगर देखी हो तो महाभारत में आपको पता होगा कि जिन राजा के कार्यकाल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया उनको विराट नरेश कहा जाता था। तो विराट नरेश कहने का कारण क्या था कि उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर, ठीक है। और ये मत्स्य था, ठीक है। तो मत्स्य इसीलिए फेमस है क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास जो आखिरी साल था
अज्ञातवास का, वो कहाँ बीता था? मत्स्य प्रांत में। ठीक है, तो ये जो है ये महाजनपद कहाँ है? आज के राजस्थान में। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो दो महाजनपद मध्य प्रदेश में आती है, एक है अवंती, ठीक, और एक है ये चेतिया, जिसे छेदी महाजनपद कहा जाता है। कौन सा महाजनपद बोला जाता है? छेदी या छेतिया। ठीक, तो छेतिया या छेदी महाजनपद जो है ये मध्य प्रदेश में है और अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवंती की। ठीक, तो अवंती जो है वो आज की डेट में मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है, मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है वहां पर ये जनपद पड़ती है, महाजनपद अवंती। ठीक, और इस अवंती के दो पार्ट थे। ठीक है, एक थी नॉर्थ अवंती, ठीक, और दूसरी थी साउथ अवंती। ठीक, मतलब ये जो अवंती थी ये दो भाग में बटी हुई थी, एक था नॉर्थ अवंती और दूसरा जो था वो साउथ अवंती। तो जो नॉर्थ अवंती थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैनी, जो आज का उज्जैन माना जाता है, जिसे आज का क्या माना जाता है? उज्जैन। तो अवंती की जो उत्तरी अवंती थी उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो उज्जैनी हुआ करती थी, और जो सदर्न अवंती हुआ करती थी, जो दक्षिणी अवंती हुआ करती थी, उसकी कैपिटल हुआ करती थी महेशमती। तो आपको याद रखना है अवंती की दो कैपिटल थी, एक नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल जो थी वो थी उज्जैनी, और जो सदर्न अवंती की कैपिटल थी वो कौन थी? महेशमती। महेशमती आज का महेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक, महेशमती क्या है? आज का महेश्वर, जो कि कहां से कहां कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? आज की खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम नॉर्थ अवंती की बात करें तो वो कौन सा था? उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और उस जो आज की डेट में कहां है? उज्जैन में। आज की डेट में क्या है? उज्जैन में। तो जो अवंती राज्य था वो दो भाग में बटा था, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती, और दोनों की कैपिटल जो थी, एक की उज्जैनी थी और दूसरे की जो थी वो थी महेशमती। और ये जो दोनों राजधानियां हैं ना, ठीक है, इन दोनों राजधानियों के, इन दोनों पार्ट्स के बीच में से एक नदी गुजरा करती थी। ठीक है, जो उस टाइम पर अगर हम बात करें, उस टाइम पर नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती के बीच में एक नदी जो है वो ट्रेवल करती थी, जिसका नाम था वेत्रवती। कौन सी नदी थी? वेत्रवती नदी थी, जो आज की डेट में बेतवा नाम से फेमस है। आज की डेट में जो नदी बेतवा मानी जाती है वो उस टाइम पर वेत्रवती मानी जाती थी, और ये दोनों रीजन्स के बीच से निकलती थी। मतलब ये अवंती को दो भाग में बांटती थी, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। वेत्रवती नदी, जो आज की डेट में कौन सी नदी मानी जाती है? बेतवा नदी को माना जाता है। ठीक, तो ये था अवंती के बारे में। ठीक है, अवंती के राजा का भी नाम आपको शायद याद होगा, चंद्रप्रद्योत। अवंती के एक राजा हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। ठीक, ये जो है बिंबिसार जो है उनके समय में, उनके समकालीन उस टाइम पर मगध के जो राजा हुआ करते थे वो बिंबिसार हुआ करते थे। उन्होंने अपना कोई जीवक भेजा था, इनको कुछ बीमारी हो गई थी चंद्रप्रद्योत को, तो उनको ठीक करने के लिए। तो उस टाइम पर अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रद्योत। ठीक, अवंती क्लियर हुआ आपको? तो अवंती आज की डेट में कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में। अब उसके बाद जो अगली जो महाजनपद है वो है चेतिया, या जिसको हम छेदी महाजनपद कहते हैं। ठीक, छेदी महाजनपद की बात करें, ठीक, तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी सुक्तिमती। सुक्तिमती, या हम इसको शक्तिमती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्तिमती। तो ये छेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। ठीक, और ये आज की डेट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो बुंदेलखंड रीजन, मतलब जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर ये पाई जाती थी। मतलब जो इसका एरिया था वो क्या था? बुंदेलखंड एरिया। ठीक, आज की डेट में जो बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड आप जानते हैं, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट जो है वो यूपी में भी है और कुछ पार्ट जो है वो एमपी में भी है। ठीक, तो ये जो छेदी महाजनपद था, ठीक है, इसका एरिया था बुंदेलखंड। ठीक है, दूसरा इसका जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती, या हम जिसको शक्तिमती कहते हैं। ठीक, और इसका भी छेदी महाजनपद का भी जो
रिलेशन है वो महाभारत काल में रहा है। आप जानते हैं कृष्ण भगवान की जो थे, उनकी बुआ का एक लड़का था शिशुपाल। आपको याद होगा जो इंद्रप्रस्थ में जो इसका युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था, ठीक, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को एज अ चीफ गेस्ट के रूप में वो किया था, तो शिशुपाल वहां आया था, तो उसने बहुत ज्यादा विरोध किया था। और कृष्ण ये जब पैदा हुआ था शिशुपाल, तो उस टाइम पर भी आकाशवाणी हुई थी कि इनकी जो हत्या होगी वो कृष्ण भगवान के ही हाथों होगी। तब कृष्ण भगवान से बुआ ने उनकी कुछ रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको कहा था कि 100 गुना तक मैं इसको माफ करूंगा। जिस दिन 100 गुना मतलब इसको माफ करूंगा, और 101वें में फिर मैं माफ नहीं करूंगा। तो शिशुपाल को वहीं पर इन्होंने हत्या कर दी थी कृष्ण भगवान ने। तो ये शिशुपाल वही छेदी वंश से रिलेटेड है। ये जो छेदी महाजनपद है, इसका रिलेशन किससे रहा है? शिशुपाल से रहा है। तो आपको याद रखना है, छेदी महाजनपद का जो रहा है वो किससे रहा है? शिशुपाल से। ठीक, तो छेदी महाजनपद क्लियर हुई। ठीक, तो हमारी दो महाजनपद हो गई, एक कंबोज और गंधार जो भारत के बाहर है। उसके बाद असाका जो सदर्न स्टेट में है। फिर इसके बाद हमने मत्स्य के बारे में पढ़ लिया, हमने अवंती के बारे में पढ़ लिया, और छेदी या हम जिसे कहें छेतिया, उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हम इसके आगे जो देखेंगे वो देखेंगे, अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की जो है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो आज के बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा एमर्जिंग महाजनपद जो रही है वो रही है मगध। ठीक, आपको देखना होगा कि जो 16 महाजनपद ये आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें सारी महाजनपद के टूटने के बाद अंततः जो सबसे ज्यादा पावरफुल एमर्ज होकर निकली थी महाजनपद, वो थी मगध। ठीक, अब इसके पीछे के रीजन क्या है वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मगध है, ठीक है, ये आज की डेट में मध्य बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार का जो पटना रीजन है, पटना या जिसे हम कहें गया, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का जो नालंदा है, ठीक, ये एरिया में ये मगध डायनेस्टी हुआ करती थी, और इसकी एक कैपिटल नहीं थी, इसकी कई सारी कैपिटल थी। ठीक है, अलग अलग शासन काल में अलग अलग राजाओं ने इसकी अलग अलग कैपिटल बनाई थी। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी जो कैपिटल थी वो थी ग्रीवराजा। ठीक, इसके अलावा इनकी कैपिटल राजगृह भी रही है, राजगृह भी रही है, और इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र भी रही है। ठीक, तो आपको याद रखना है ग्रीविराज, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये क्या रही हैं? मगध की कैपिटल रही हैं। ठीक है, और मगध के जो आज की डेट में अगर हम बात करें, तो जो पटना है, गया और नालंदा, इन रीजन्स में क्या थी? मगध डायनेस्टी जो है वो फैली हुई थी। ठीक, और ये जब 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे थे, तो अंत में मगध जो था वो सबसे पावरफुल होकर के निकला था। ठीक, इसके बाद अगर हम मगध की बात करें, तो मगध के बगल में एक ये महाजनपद जो दिख रही है, ये है अंग। ठीक, अंग की बात करें तो आज के बिहार का जो भागलपुर एरिया है, आज के बिहार का कौन सा एरिया? भागलपुर। ठीक है, या हम इसको मुंगेर कहें। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर एरिया में जो महाजनपद रही है वो कौन सी रही है? अंग जनपद रही है। ठीक, और अगर हम अंग जनपद की बात करें, तो इसकी जो राजधानी रही है, ठीक है, वो रही है चंपा नगरी। इसकी जो राजधानी रही वो क्या रही? चंपा नगरी। कुछ बुक्स में आपको चंपा भी मिलता है, कुछ बुक्स में क्या मिलता है आपको? चंपा भी मिलता है, और कुछ बुक्स में चंपा नगरी भी मिलता है। ठीक, तो अंग जो रहा है, ठीक है, उसकी जो राजधानी रही है वो क्या रही है? चंपा नगरी। ठीक, ये आज के भागलपुर और अगर हम बात करें तो मुंगेर रीजन का रहा है। ठीक, और इस जनपद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे पहला ऐसा जनपद रहा है जिसको बिंबिसार ने मगध के टाइम पर इस पे कैप्चर कर लिया था, मतलब इसको हरा करके और इस पे अपना अधिकार सबसे पहले जिस महाजनपद पर अधिकार जमाया गया था वो अंग थी। ठीक है, मगध के राजा उस टाइम पर हुआ करते थे बिंबिसार।
बिंबिसार की एक्सपांशन पॉलिसी के चलते अंग से उनका युद्ध हुआ, अंग की सेना को उन्होंने पराजित किया और अंग को किसमें मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। तो अंग सबसे पहली ऐसी महाजनपद है जो किसी न किसी में आकर के विलय हुआ था, किसी न किसी महाजनपद में, और वो महाजनपद कौन सी थी, मगध। ठीक, तो मगध और अंग ये दोनों जहां जनपद जो रही हैं ये बिहार की रही हैं। अब इसके बाद जो 8 महाजनपद बच गई, ये सारी की सारी जो है वो उत्तर प्रदेश, या अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से ऊपर थोड़ा बहुत हरियाणा वाले रीजन्स में पाई गई है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर एक महाजनपद दिख रही है, कुरु। ठीक, तो ये जो कुरु महाजनपद है, हमारे जो पांडव और कौरव थे, ठीक है, महाभारत में, वो इसी महाजनपद से रिलेटेड थे, कुरु वंश से। ठीक है, तो कुरु जो महाजनपद हुआ करती थी, ठीक, अगर हम बात करें कुरु की, ठीक है, तो ये आज की डेट में अपना जो दिल्ली और मेरठ वाला एरिया है, दिल्ली एंड मेरठ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ठीक है, उस रीजन में जो है ये कुरु महाजनपद पाई जाती थी, और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक, तो आपको याद रखना है जो कुरु महाजनपद रही है इसकी कैपिटल क्या रही है, इंद्रप्रस्थ रही है। और जो आज का दिल्ली और मेरठ वाला इलाका है, ठीक है, मेरठ जो है वो पहले के समय में अगर बात करें तो हस्तिनापुर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन हस्तिनापुर राजधानी नहीं थी कुरु की। कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें पांडवों की विजय हुई थी, और पांडवों की विजय होने के बाद जो पांडव जो थे, युधिष्ठिर जो राजा बने थे, उन्होंने हस्तिनापुर को नहीं, उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। हम जो बात कर रहे हैं अब महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, तो महाजनपद काल उसके बाद हुआ है। तो कुरु की जो राजधानी मानी जाती है वो किसको माना जाता है, इंद्रप्रस्थ को माना जाता है, वो हस्तिनापुर को नहीं माना जाता। ठीक, तो कुरु वंश जो रहा है, कुरु महाजनपद जो रही है वो इंद्रप्रस्थ उसकी कैपिटल रही। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो 16 की 16 महाजनपद है, ठीक है, ये सब आपस में लड़े, और आपस में लड़ करके जो मगध थी, मगध जो बिहार में थी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल एमर्ज होकर के आई। इसके पीछे भी रीजन जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप समझिए कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो कुरु राजवंश जो था वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गया था, कोई नहीं बच पाया था। ठीक, तो उसका खामियाजा जो आगे चल के जो कुरु महाजनपद बनी उसमें जो है उनको भुगतना पड़ा। तो मगध का पावरफुल होने का एक रीजन और ये भी है कि महाभारत का युद्ध के कारण कुरु राजवंश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक, तो कुरु नहीं तो कुरुओं के आगे कोई और महाजनपद लगती ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कौरव और पांडव अगर एक होते तो कोई और नहीं टिक पाता उनके आगे। ठीक, लेकिन चूंकि युद्ध हुआ, युद्ध में पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ, कुरु राजवंश पूरी तरीके से खत्म हो गया था, सिर्फ 5 पांडव बचे थे और कुछ लोग बचे थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो मगध के एमर्ज होने का एक कारण और ये भी है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसने कुरु जो है और उनको कमजोर कर दिया। इसके बाद कुरु के साथ ये जो बगल में आपको दिख रहा है ये है पांचाल। ठीक, ये पांचाल महाजनपद है। जो कुरु के बगल में जो दिख रही है वो कौन सी है, पांचाल। ये आज का जो रोहिला खंड है, रोहिला खंड, या हम जिसको कहें वेस्टर्न यूपी, उस रीजन में आती है ये। कौन सा, रोहिला खंड, या हम इसको कहें आज का वेस्टर्न यूपी। तो पांचाल जो है, ठीक है, रोहिला खंड या हम वेस्टर्न यूपी एरिया में आता है। ठीक, और इसी पांचाल की भी 2 राजधानियां रही हैं। अगर हम बात करें पांचाल की, ठीक है, तो पांचाल की 2 राजधानियां रही हैं। ठीक, एक रही है काम्पिल्य, ठीक, एक रही है काम्पिल्य, ठीक है, और दूसरी जो इसकी राजधानी रही है वो रही है अहिचित्रा, अहिचात्रा। ठीक, तो जैसे अवंती की 2 राजधानी रही, उज्जैनी और महेश्वती,
वैसे ही पांचाल जो राज्य रहा उसकी दो राजधानी रही, ठीक। एक तो काम्पिल रही, ये नॉर्थ पांचाल की थी, और एक अछित्र रही, ये साउथ पांचाल की थी, ठीक। देखिए पांचाल ये जो महाजनपद है इसका भी रिलेशन जो है वो महाभारत काल में दिखने को मिलता है। महाभारत में जो द्रौपदी थी, ठीक, उनके जो पिता थे राजा द्रुपद, ठीक, जो एक तरीके से कहा जाए पांडवों के जो ससुर थे, ठीक, वो पांचाल के राजा थे, ठीक। तो उस टाइम पर क्या था कि जो पांचाल के राजा द्रुपद थे, ठीक है, उनका जो था मित्रता थी जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। देखिए दोनों बचपन के दोस्त थे, ठीक। तो बचपन में जो ये जो पांचाल के जो नरेश थे, ठीक है, या जैसे कहा जाए द्रुपद, जब वो बचपन में थे तो उनकी काफी अच्छी मित्रता थी द्रोणाचार्य के साथ। तो उस टाइम पर उन्होंने द्रोणाचार्य से ये वादा किया था कि आगे चल के जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। ये वादा किसने किया था? द्रुपद ने, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए वो राजा बन गए, और जो द्रोणाचार्य थे ये शिक्षक बने, ठीक। लेकिन इनके घर में चूंकि तंगी हो बहुत ज्यादा थी, तो इस कारण से जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि भाई पांचाल नरेश द्रुपद आपके बचपन के मित्र रहे, उन्हें तो उन्होंने तो आपको आधा राज्य देने की बात की थी, तो आप वहां जाइए और उनसे आधा राज्य ना सही लेकिन कम से कम कुछ मांग लाइए, ताकि हमारा जो बच्चा है, जैसे अगर हम बात करें जो अपने द्रोणाचार्य थे, उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, ठीक। तो अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं कि उनके लिए दूध तक का उनके पास इंतजाम नहीं था, ठीक। उनको आटे में पानी घोल के मिला के पिलाया जाता था, ठीक। तो एक तरीके से उनके पास मतलब द्रोणाचार्य के पास एक गाय तक नहीं थी। तो जो द्रोणाचार्य थे वो गए पांचाल नरेश के पास, ठीक, और उन्होंने कहा मित्र। तो इस बात का द्रुपद को बहुत बुरा लग गया। पांचाल नरेश थे द्रुपद, वो बोले तुम भिक्षुक होकर के मुझे अपना मित्र कह रहे हो, ठीक। तो द्रुपद की बात, उस द्रुपद को उनकी बात बुरी लगी, ठीक। तो वहां से फिर द्रोणाचार्य जो थे वो वहां से निकल गए, ठीक। और वहां से जा करके वो सीधे पहुंचते हैं परशुराम के पास। द्रुपद कहाँ, द्रोणाचार्य कहाँ पहुंचते हैं? परशुराम के पास। और उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भाई हमें शिक्षा दीजिए, ठीक। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो परशुराम जी से शिक्षा लेते हैं, और परशुराम जी से शिक्षा लेने के बाद जब द्रोणाचार्य गुरु बन जाते हैं, मतलब उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब फिर कुरु राजवंश के 100 कौरव और 5 पांडव, इनको शिक्षा देने का जो है उनको मिल जाता है द्रोणाचार्य को, ठीक। और आपने देखा कि किस तरीके से कौरव और पांडवों को शिक्षा दी द्रोणाचार्य ने। और उसके बाद गुरु दक्षिणा के रूप में जब वो लोग पूरी तरीके से मतलब वो हो गए, कंप्लीट तरीके से तैयार हो गए कौरव और पांडव, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि किसी भी तरह आप जाओ और पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ मेरे पास। महाभारत में आपने ये सारी चीजें देखी हैं। देखिए मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो पांचाल की जो दो राजधानियां रही काम्पिल्य और अचित्र, इसका हिस्ट्री क्या रही है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो राजा जो मतलब गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने कौरवों और पांडवों से ये कहा कि भाई गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद को मेरे पास बंदी बना के लेके आओ। तो सबसे पहले कौरव जाते हैं, लेकिन कौरव क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं, कौरव जीत नहीं पाते। फिर उसके बाद पांडव जाते हैं और पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना के ले आते हैं। अब जब वो बंदी बना के लेके आए द्रोणाचार्य के सामने, तो द्रोणाचार्य ने उनसे ये कहा कि मित्रता का धर्म तुमने तो नहीं निभाया, लेकिन मैं तुम्हें मित्रता का धर्म निभाऊंगा, और मैं तुम्हें स्वयं के तौर पर आधा राज्य जो है वो तुमको देता हूं। तो इस तरीके से पांचाल जो है वो दो भाग में बढ़ गया था। एक की राजधानी थी काम्पिल्य और एक की राजधानी थी अचित्र। तो जो काम्पिल्य वाला था वो पांचाल नरेश द्रुपद को मिला, और जो अचित्र वाला जो सदन पांचाल था वो किसको मिला? द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा का राज्य अभिषेक कराया। तो इस तरीके से जो पांचाल राज्य था वो दो भाग में बटा, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। और इसकी जो राजधानी रही है वो रही है काम्पिल्य नॉर्थ पांचाल की,
और जो अचित्र रही है वो किसकी रही है, साउथ पंचाल की। क्लियर है। तो पांचाल जो रहा वो भी महाभारत कालखंड से रिलेटेड रहा। राजा द्रुपद यहाँ के राजा थे जो कि द्रोणाचार्य के मित्र और द्रौपदी के पिता थे। ठीक, तो ये हो गया पांचाल के बारे में, कुरु के बारे में। इसके बाद जो अगला आता है, ठीक है, वो आपको ये नेपाल रीजन में थोड़ा सा दिख रहा है, कोसला। ठीक, कोसला महाजनपद। ठीक है, ये आज के डेट में अगर हम बात करें तो आज का जो, पहले ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, जो आज की डेट में क्या है, अयोध्या। ठीक है, तो ये अयोध्या वाले रीजन में रहा है कोसला महाजनपद। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो ये राम के रूलिंग के, मतलब एक तरीके से कहा जाए रामचंद्र जी के रूलिंग का एरिया रहा है ये कोसला। ठीक है, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे रहा, फैजाबाद, भरूच और गोंडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस तरफ फैजाबाद, भरूच और गोंडा रहा है, जो आज की डेट में अयोध्या माना जाता है फैजाबाद को। तो ये जो कोसला महाजनपद रही है वो इस एरिया में रही है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कैपिटल रही है कोसला की, अगर हम बात करें, ठीक, तो कोसला की जो कैपिटल रही है वो रही है सरस्वती। सरावस्ती इसकी कैपिटल रही है। ठीक है, कोसला की, और ये आज के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये जो जैन रिलीजियन के जो फाउंडर थे, आप याद करिए, जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव की अगर हम बात करें तो वो भी इसी रीजन को बिलोंग करते थे, कोसला रीजन को। ठीक, तो ऋषभ देव जो थे उनसे रिलेटेड रहा है ये प्लेस। ठीक, तो कोसला जो है ये रामचंद्र जी के रूलिंग के समय का रहा है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहा, और इसकी जो कैपिटल रही वो रही सरस्वती। ठीक है, कैपिटल जो रही वो सरस्वती रही। ठीक, तो ये हो गया कोसला। ठीक है, इसके बाद आपको ये नीचे नजर आ रहा होगा एक महाजनपद, ये है वत्स महाजनपद। ठीक है, देखिए ये वत्स महाजनपद आज का जो इलाहाबाद है, या हम जिसे प्रयागराज कहते हैं, ये उस एरिया में पड़ता है। प्रयागराज, मिर्जापुर, जो पहले के समय में क्या हुआ करता था, इलाहाबाद। ठीक, और ये जो वत्स महाजनपद रहा है, इसकी कैपिटल रही है कौशाम्बी। आपको याद रखना है इसकी कैपिटल क्या रही है, कौशाम्बी। देखिए अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा, मैं आगे जो स्लाइड्स दिखाऊंगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सिर्फ सुनिए। ठीक, तो वत्स महाजनपद जो रही है, ये आज के यूपी की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद और जो मिर्जापुर वाला रीजन रहा है उसकी रही है, और इसकी जो कैपिटल रही है वत्स महाजनपद की, वो क्या रही है, कौशाम्बी। ठीक, तो वत्स महाजनपद जो रही है वो आज के इलाहाबाद की तरफ रही है। ठीक, उसके बाद अब जो अगली महाजनपद जो इसके बगल है, ठीक है, ये है शूरसेना। ठीक है, शूरसेना जो रही है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी, ठीक है, ये थी मथुरा। ठीक, इसकी जो कैपिटल रही है शूरसेना, इसकी कैपिटल क्या रही है, मथुरा। ठीक, और ये जो प्लेस रही है शूरसेना, ये कृष्ण भगवान के नाना के नाम पर पड़ी है, क्योंकि कृष्ण भगवान के नाना का नाम शौरसेना था। कृष्ण भगवान के जो नाना थे, ठीक, उनका नाम था शौरसेना, और उन्हीं के नाम पर यहां इस क्षेत्र का नाम पड़ा शूरसेना। मतलब जो आपके जो कृष्ण भगवान के जो मामा थे कंस, उनके पिता कौन थे, शौरसेना। ठीक, और इसी की कैपिटल क्या रही है, मथुरा रही है। कंस को मारने के बाद, अपने मामा को मारने के बाद कुछ टाइम तक कृष्ण भगवान ने मथुरा रीजन पे भी रूल किया था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने कुछ टाइम तक मथुरा रीजन पे रूल किया था। ठीक, तो लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कृष्ण भगवान ने अपनी कैपिटल को मथुरा से द्वारका शिफ्ट कर लिया। ठीक, तो शूरसेना जो रही है महाजनपद, इसकी कैपिटल रही है मथुरा। ठीक है, और इनका जो नाम पड़ा था शौरसेना, जो कि कृष्ण भगवान के नाना थे। कृष्ण भगवान के क्या थे, नाना थे। ठीक,
तो उनसे रिलेटेड ये प्लेस रहा है शौरसेना। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब कौन सी महाजनपद बच गई? एक महाजनपद आपको यहां पर नजर आ रही होगी, काशी। ठीक, काशी। ठीक, ये आज का जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी रीजन है, ठीक है, वो उस रीजन में आता है। ठीक, और ये जो काशी है, ठीक है, इसकी जो राजधानी रही है वो भी क्या रही है? वाराणसी। तो आपको याद रखना होगा, इसकी जो राजधानी है वो भी क्या रही है? वाराणसी। ठीक है, जो आज की डेट में जो बनारस है, ठीक है, ठीक, तो उसका जो एरिया रहा है पूरा, ठीक है, तो उसमें जो महाजनपद हुआ करती थी वो हुआ करती थी काशी। क्लियर है? ठीक, तो काशी हो गया। ठीक, तो ये जितनी भी 14 महाजनपद रही हैं, ठीक, जितनी भी मैंने अभी तक बताया आपको, ये सारी मोनार्कियल रही है। मोनार्कियल मतलब राजतंत्र वाली, जो मैंने आपको बताया था वंशानुगत वाली। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का फिर बेटा राजा, मतलब ये वंश वाले ही राज करेंगे। ठीक, तो ये जो 14 महाजनपद रही, ये सारी क्या रही? मोनार्कियल रही। अब इसके बाद जो हम 2 महाजनपद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक यहां पर आपको नजर आ रही होगी मल्ला, ठीक, और एक है ये वृज्जी। ठीक, ये दोनों महाजनपद ऐसी रही हैं जो कि रिपब्लिकन रही हैं, ये रिपब्लिक स्टेट रहे, मतलब यहां के जो राजा हैं वो चुने जाते थे। ठीक है, वो वंशानुगत नहीं थे। तो जो मल्ला और वृज्जी, ये 2 ऐसी महाजनपद रही हैं जिसके जो राजा थे वो चुने जाते थे, मतलब यहां पर रिपब्लिकन था, रिपब्लिकन का कंसेप्ट था, यहां पर मोनार्कियल नहीं था, यहां पे क्या था? रिपब्लिकन था। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद काल में मल्ला की। ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्ला। ठीक, वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मल्ला। आपको ये रीजन समझ में आ रहा होगा, यहां पे लिखा है मल्ला। ठीक, तो अगर हम मल्ला की बात करें तो आज का जो गोरखपुर क्षेत्र है, अगर हम बात करें गोरखपुर, ठीक, आज का जो यूपी का जो गोरखपुर क्षेत्र है, देवरिया या बस्ती, तो इस रीजन में ये मल्ला महाजनपद हुआ करती थी। ठीक, और इसकी 2 कैपिटल रही हैं। ठीक, एक रही है कुशीनगर, इसकी 2 कैपिटल रही हैं, एक रही है कुशीनगर और दूसरी रही है पावापुरी। ठीक, तो इसकी भी 2 कैपिटल रही हैं मल्ला की, एक रही है कुशीनगर और दूसरी रही है पावापुरी। ठीक, और मल्ला महाजनपद जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो इट इज अ रिपब्लिकन स्टेट रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस महाजनपद की तो ये बड़ी विचित्र महाजनपद रही है, क्योंकि यहां पर जो 2 प्लेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, कुशीनगर और पावापुरी, अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म में इन प्लेसेस के नाम के बारे में आपको बताया था। जो हमारे गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उन्होंने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ही ली थी। उनका जो महानिर्वाण हुआ था वो कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, उनकी जो अंतिम सांस ली थी वो पावापुरी में ली थी। तो एक तरीके से कहा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही के जो संस्थापक रहे, फाउंडर एक तरीके से कहा जाए, तो दोनों की मृत्यु कहां हुई है? मल्ला जनपद में, महाजनपद में। एक की मौत हुई कुशीनगर में और दूसरे की मौत हुई पावापुरी में। क्लियर है आपको ये? ठीक, तो ये जो मल्ला है ये एक रिपब्लिकन स्टेट रहा है महाजनपद, और ये जो आज का जो गोरखपुर रीजन है उसमें आता है। ठीक, अब जो दूसरी है, ठीक है, दूसरी महाजनपद आपको यहां नजर आ रही होगी, ये है वृज्जी। ठीक है, या इसको वज्जी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वज्जी। ठीक, तो ये जो वृज्जी है, ठीक है, ये आज की डेट में अपना जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, या हम ऐसा वैशाली की बात करें, जो आज की डेट में जो वैशाली एरिया है, ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है? उसका महाजनपद एरिया रहा है वो क्या रहा है? वज्जी। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, या हम जिसे कहें कि
वैशाली भी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वज्जी रही है, और इसकी जो कैपिटल थी अगर हम बात करें वज्जी की, तो वो रही है वैशाली, ठीक है। वज्जी की जो कैपिटल रही है वो क्या रही है, वैशाली। और आपको याद रखना होगा वैशाली पर राज करने वाले जो जिसे कहा जाए कि लोग कौन थे, तो वो थे लिच्छावी। याद होगा आपको, लिच्छावी, ये वैशाली में राज करने वाले लोग थे, ठीक है। ये भी एक तरीके का रिपब्लिकन स्टेट रहा है, ठीक है, वज्जी, ठीक, जो आज की वैशाली एरिया में पड़ता है, और इसकी राजधानी भी क्या रही है, वैशाली, ठीक है। ठीक, अब अगर हम बात करें वज्जी की, तो वज्जी में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। इसको, इसका नाम जो है अगर हम बात करें वज्जी का, तो अष्टकुल संगा भी इसको कहा जाता है, ठीक। वज्जी को जो है अष्टकुल संगा, अगर हम बात करें तो वज्जी को क्या कहा गया है, अष्टकुल संगा, अष्टकुल संगा, अष्टकुल संगा, ठीक, ये इसको बोला गया। इसको अष्टकुल संगा इसलिए बोला जाता था क्योंकि 8 रिपब्लिकन स्टेट मिलकर के एक महाजनपद बनाया गया था वज्जी। मतलब 8 जो रिपब्लिकन गणराज्य थे उन्होंने मिलके एक महाजनपद बनाई थी वज्जी, ठीक है। तो इसीलिए इसको अष्टाकुल संघ भी कहा जाता था। याद रखिएगा, वज्जी को क्या बोला जाता था, अष्टाकुल संघ, 8 रिपब्लिकन्स, क्लियर। तो ये 16 महाजनपद थी जो हमने पढ़ा। एक एक महाजनपद की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, आपको एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया में कौन सी महाजनपद है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारी चीजें। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपद के बारे में क्या क्या है। तो ये तो इमरजेंस वगैरह ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो वो भी हमने देख लिया था। अब ये जो 16 महाजनपद की बात करें, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला था गांधार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और इसकी कैपिटल क्या रही है, तक्षशिला। एंशियंट एजुकेशन लर्निंग सेंटर रहा है ये बहुत बड़ा गांधार। इसके बाद बात करें, उसके बाद जो था वो था कैम्बोज। ये दोनों महाजनपद जो थी वो भारत के बाहर थी। ये हजारा डिस्ट्रिक्ट आज का जो पाकिस्तान है, ठीक, वो अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक। इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है हटाका, या राजपुर भी कहते थे इसको। और मैंने आपको बताया था कि ये घोड़ों के लिए फेमस रही है, ठीक। और कंबोज के लोगों को क्या बोला जाता था, वार्ता शास्त्रोपजी जीवी, ठीक है, वार्ता शास्त्रोपजीवी। इनको वार्ता शास्त्रोपजीवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो कैम्बोजा के लोग थे ये अपने अस्त्र या जो शस्त्र हुआ करते थे उनसे बातें करते थे, ठीक है। तो इनको इसीलिए वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा जाता है, ठीक है, काम्बोज के लोगों को। तो आपको याद रखना है। अगली जो महाजनपद थी वो थी असाका। मैंने आपको बताया दक्षिणी क्षेत्र में पाने वाली सबसे ओनली एंड ओनली महाजनपद असाका हुआ करती थी, ठीक है। इसका एरिया जो रहा वो नर्मदा और गोदावरी के बीच में था, और इसकी कैपिटल जो रही, देखिए सबकी कैपिटल आपको याद रखनी है, पोटली या पाटन, इसकी क्या रही है, कैपिटल रही है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, अगली जो हमने पढ़ी थी मध्य प्रदेश में आती थी अवंती, ठीक है। मालवा रीजन मध्य प्रदेश में आती थी। इसकी दो कैपिटल थी, एक थी उज्जैनी जो नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी, और एक थी महेशमती जो कि साउथ अवंती की कैपिटल थी। और मैंने आपको बताया था वेत्रवती नदी जो है, जो आज की डेट में बेतवा नदी कहलाती है, वो इन दोनों कैपिटल्स के बीच में से फ्लो करती थी। मतलब एक तरीके से अवंती को दो भाग में बांटने का काम कौन करती थी, वेत्रवती नदी, या हम इसको आज की डेट में बेतवा नदी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट थी छेदी डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था छेदी जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पर पाई जाती थी। इसकी जो कैपिटल थी वो थी शक्तिमती या सुक्तिमती, और ये शिशुपाल से रिलेटेड थी। मैंने आपको बताया था शिशुपाल के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मत्स्य, मत्स्य मैंने आपको बताया था कि ये एक लौती ऐसी रही है जो राजस्थान एरिया में पड़ती है, जयपुर, अरवल और भरतपुर, ठीक। और इसकी कैपिटल क्या रही है, विराटनगर। मत्स्य इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पांडवों ने जो अपना आखिरी साल का अज्ञातवास बिताया था वो इसी रीजन में बिताया था, और इसकी कैपिटल क्या है, विराटनगर।
तो आपको याद रखना है इसकी कैपिटल क्या है, विराट नगर। इसके बाद अगर हम बात करें अगली जो महाजनपद रही वो रही अंग। ठीक, तो अंग मैंने आपको बताया था ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती थी। ठीक, और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है चंपा नगरी। ठीक, कहीं कहीं इसका नाम चंपा भी है कैपिटल में। ठीक, कैपिटल में, और कहीं कहीं पर चंपा नगरी। ठीक, और अंग एकलौती पहली महाजनपद रही है जो मगध ने युद्ध करके अंग को अपने अंदर मिला लिया था, जिस टाइम पर बिंबिसार जो थे वो मगध के राजा हुआ करते थे। इसके बाद बात करें मगध की, तो मगध के बारे में आपको बता चुका हूं। 16 महाजनपद आपस में लड़ने के बाद जो सबसे पावरफुल महाजनपद उभर के उभरी वो थी मगध, जिसकी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई थी, पटना, गया और नालंदा में। और इसकी कई समय पर अलग अलग कैपिटल रही, गिरिवराज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक, तो ये मगध के बारे में था। इसके बाद बात करें कोसला। ठीक, कोसला की बात करें तो कोसला में मैंने आपको बताया था आज का जो अयोध्या है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पड़ती थी बहराज और गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो सरस्वती हुआ करती थी, सरस्वती। ठीक, कोसला की कैपिटल हुआ करती थी। और कोसला में मैंने आपको बताया था रामचंद्र जी की रूलिंग का यहाँ पर वो है। और इसके अलावा जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका भी रिलेशन कहाँ रहा है, कोसला से रहा है। ठीक, इसके बाद जो अगली महाजनपद हम देखें तो वो थी वत्स। ठीक, वत्स जो थी वो आज का जो इलाहाबाद है, या हम इसे आज कहें प्रयागराज, और मिर्जापुर वाले डिस्ट्रिक्ट में रहा करती थी। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। तो आपको याद रखना है वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी। इसके बाद अगली जो महाजनपद रही है वो रही है काशी। ठीक, जो आज का जो वाराणसी है, या हम जिसे कहें बनारस। ठीक, और इसकी कैपिटल भी क्या रही है, वाराणसी रही है। ठीक, तो काशी जो महाजनपद थी उसकी कैपिटल क्या रही, वाराणसी। इसके बाद बात करें कुरु। ठीक, तो जो कुरु रहा है ये महाभारत काल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पांडव, कौरव ये सब कुरु वंश घराने से थे। और ये आज का जो दिल्ली और मेरठ वाला इलाका है उस डिस्ट्रिक्ट में रहा है। और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है इंद्रप्रस्थ। ठीक, इसकी जो कैपिटल रही वो क्या रही, इंद्रप्रस्थ, कुरु राजवंश की। इसके बाद बात करें तो कुरु के ही बगल में क्या रहा, पांचाल। मैंने आपको पांचाल की भी कहानी बताई थी, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच। ठीक, ये आज के जो रोहिलखंड है वेस्टर्न यूपी में। ठीक, और इसकी जो कैपिटल रही वो रही काम्पिल्य, नॉर्थ पांचाल की। और अगर बात करें अहिचित्र की तो ये साउथ पांचाल की कैपिटल रही है। पांचाल की पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, द्रुपद ने किस तरीके से द्रोणाचार्य को धोखा दिया था, फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों के जरिए द्रुपद को अगवा करवाया और फिर उसके बाद उसको आधा राज्य दान में सौंपा था। इसके बाद अगली जो महाजनपद बात करें तो मैंने आपको बताया था शौरसेना। ठीक है, ये ब्रिज मंडल रहा है। शौरसेना, इनका नाम जो कृष्ण भगवान के नाना थे, ठीक है, उनका नाम था शौरसेना, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा शौरसेना। और इसकी जो कैपिटल रही है वो क्या रही है, मथुरा रही है। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए ये कृष्ण भगवान का ननिहाल भी था। ठीक, तो ये जो 14 महाजनपद मैंने बताया ये सारी मोनार्कियल थी। ठीक, अब इसके बाद जो 2 बच गई वज्जी। ठीक, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है वैशाली। ठीक है, और ये एक रिपब्लिकन स्टेट रहा है। ठीक, ये जो महाजनपद रही वो क्या रहा, रिपब्लिकन स्टेट रहा। और जो आखिरी महाजनपद थी मल्ला। ठीक, वो आज का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया और बस्ती, ठीक, उस रीजन में पाई जाती थी मल्ला। ठीक, और इसकी जो कैपिटल रही है वो रही है कुशीनगर और पावापुरी। और मल्ला के बारे में मैंने आपको एक विचित्र बात बताई थी, ये महाजनपद ऐसी थी जहां पर दोनों ही, चाहे बौद्ध हो या जैन हो, दोनों ही धर्म के जो धर्म गुरु थे, मतलब एक तरीके से उनके फाउंडर माना जाए, वर्धमान महावीर और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर और पावापुरी में हुई थी। क्लियर, तो ये जो थी ये 16 महाजनपद थी। ये जितनी भी महाजनपद थी ये सब आपस में लड़ रही थी। ठीक है, किसके लिए, सुप्रीमेसी के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था सभी जितने भी राजे महाराजे हुआ करते थे, सबकी एक ही पॉलिसी हुआ करती थी, एक्सपांशन करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक,
आप जाहिर सी बात है जब आप क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो किसी ना किसी क्षेत्र में आप घुसेंगे, तो उस क्षेत्र के राजा को पसंद नहीं आएगा तो वहां लड़ाई होगी। तो ऐसे ही ये 16 महाजनपद जो थी वो आपस में लड़ती रही और अंत में आकर के जो मगध थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल एमर्ज होकर के आई थी। ठीक, तो मगध जो थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल निकल के आई, बाकियों को उन्होंने सब्जुगेट किया, एक तरीके से खत्म किया, और एक तरफा राज्य फिर मगध का रूल होना धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक, अब यहां पर हमें ये रीजन देखना है कि मगध एक्चुअली में क्या ऐसा कारण था कि मगध इतना ज्यादा एमर्ज हो गया। मतलब 16 महाजनपद थी और 16 महाजनपद में सिर्फ एक अकेला मगध ही ऐसा क्यों था जो इतना पावरफुल हुआ और उसने पूरा एक एम्पायर बनाया। ठीक, जिसमें हम देखेंगे आगे चल के हरिणंका डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और फिर उसके बाद मौर्य आएंगे। ठीक, तो उनका भी शासनकाल कहां से चलता है, उनका भी शासनकाल मगध के पाटलिपुत्र से ही चलता है। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो क्या कारण थे जिसके कारण जो थी, जो महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल बना। ठीक, तो इसके कुछ रीजंस रहे हैं फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। मैंने आपको बताया था एक रीजन था महाभारत का युद्ध होना, क्योंकि कुरु के जितने भी अच्छे जितने भी योद्धा रहे सब महाभारत के युद्ध के कारण समाप्त हो गए थे। तो उस कारण से भी कुरु जो हो गया था महाजनपद वो काफी कमजोर हो गया था, तो उसका भी एक रीजन था। और मगध की अपनी खुद की जियोग्राफिकल एरिया भी ऐसा था जिसके कारण मगध जो था वो धीरे धीरे एमर्ज होता गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि उनकी सक्सेस का रीजन क्या था, रीजंस फॉर दी सक्सेस ऑफ मगध। उसके पहले हम एक लिस्ट देख लें। 10 रिपब्लिक्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और 10 रिपब्लिकन्स के बारे में बताया गया। तो अभी आप सिर्फ ये नाम नोट कर लीजिए 10 रिपब्लिक कौन कौन से हुआ करते थे। तो सबसे पहला था मल्ला ऑफ कुशीनगर, उसके बाद बात करें मल्ला ऑफ पावापुरी, फिर लिच्छावी ऑफ वैशाली, इसके बाद बात करें विदेहा ऑफ मिथिला। ठीक, इसके बाद बात करें शाक्य एट कपिल वस्तु। शाक्य ये वही जगह है जहां पे एक बहुत ही महान इंसान का जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं, गौतम बुद्ध। फिर इसके बाद करें कोयला ऑफ रामग्राम। ठीक है, ये भी हुआ करती थी। कोलिया, आपको ये क्लेन याद आ रहा होगा जो गौतम बुद्ध की माता जी थी, ठीक है, माया देवी, ठीक है, वो कोलियन क्लेन की ही थी, कोलिया ऑफ रामग्राम। फिर इसके बाद मौर्य ऑफ पिपलीवन। ठीक है, ये जो मौर्य रहा है ये इसका रिलेशन रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक, जिन्होंने धनानंद, आखिरी रूलर धनानंद को हराया और एक तरीके से महाजनपद काल को खत्म किया और पूरे राष्ट्र में एक तरीके से मौर्य डायनेस्टी का उदय हुआ। ठीक, तो मौर्य रहे हैं पिपलावन के, इनका रिलेशन रहा चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर इसके बाद बुली रहे ऑफ अलकप्पा, फिर भग्गा ऑफ शिशुमुगमगिरी, ये 9वीं रिपब्लिक रही, और 10वीं रही कालम ऑफ केशापुट्टा, कालम ऑफ केशापुट्टा। अब ये जो कालम एरिया रहा है ये अलारा कालमा का एरिया रहा है, मतलब अलारा कालमा का संबंध रहा है। और अलारा कालमा आप जानते हैं कौन थे, ये गौतम बुद्ध के टीचर थे। मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के क्या थे, ये टीचर थे, अलारा कालमा। ठीक, तो ये 10 रिपब्लिकन्स आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से रीजंस थे मगध की सक्सेस के। ठीक, तो मैंने पहला तो रीजन आपको बताया कि महाभारत युद्ध के कारण भी कुरु राजवंश जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, उसके कारण मगध जो था वो एमर्ज हुआ। लेकिन मगध की अपनी जियोग्राफिकल रीजन भी था, रीजंस थे जिसके कारण मगध की सक्सेस हुई। सबसे पहला था स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इट्स कैपिटल्स लाइक राजगृह एंड पाटलिपुत्र। देखिए, राजगृह और पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी ऐसी लोकेशन पे थी कि इनकी राजधानी पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता था। अब जैसे अगर हम पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें स्पेशली, तो पाटलिपुत्र जो था वो 5 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, पहाड़ों से, सॉरी 5 तरफ से किससे घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक, अब कोई ऐसी जगह जो 5 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई हो, ठीक, तो वो क्या होती है, काफी सेफ लोकेशन होती है, क्योंकि उस पर आक्रमण करना जो होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है।
ठीक। तो पाटलिपुत्र जो जगह थी उस पर आक्रमण करना मुश्किल होता था, ये भी एक सक्सेस का कारण था। दूसरा जो सबसे बड़ा सक्सेस का कारण था, चूंकि ये पूरा गंगा दोआब रीजन था, ठीक, तो इसके कारण से यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। ठीक, पूरे गंगा दोआब रीजन होने के कारण लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हुई। ठीक, एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ, ये भी एक सक्सेस का कारण रहा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस का कारण रहा, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी मेंटेन करी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मगध जो था वो पहला एक लौता ऐसा महाजनपद था जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, जिसने अपनी पूरी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, और इसकी आर्मी जो हुआ करती थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। ठीक, तो एक स्टैंडिंग आर्मी, देखिए स्टैंडिंग आर्मी आप जानते हैं क्या होती है, स्टैंडिंग आर्मी मैं बता चुका हूं। जैसे आज की डेट में हमारी जो आर्मी है वो स्थायी आर्मी है, ऐसा नहीं है कि युद्ध के समय में ही इकट्ठा किया सबको, ऐसा नहीं है। तो ह्यूज आर्मी मेंटेन करने वाली मगध की सेना हुआ करती थी। इसके अलावा इनके पास जो थे आयरन रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे। आयरन का जो था, लोहे का जो रिजर्व था वो बहुत ज्यादा था। ये इनको बहुत ज्यादा फायदा देता था, क्योंकि जो आयरन जो है उसका यूज, एक तो सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर में होता था, दूसरा आयरन का यूज हथियार बनाने में भी होता था। तो इनके जो हथियार हुआ करते थे वो काफी ज्यादा प्रिवलेंट हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू और महाजनपदों के। ठीक, तो मगध की जो थी वो आयरन रिजर्व ज्यादा होने के कारण भी इनका सक्सेस रहा है। इसके बाद बात करें तो इनकी सेना में बहुत ज्यादा हाथी हुआ करते थे। ठीक, इनकी सेना में क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा हाथी हुआ करते थे। आपको याद होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का ज्ञान हो, तो धनानंद के टाइम पर एक ग्रीक राजा आया था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की सेना आई थी। ठीक, तो जब उन्होंने धनानंद की सेना को देखा, तो धनानंद की सेना में अगर हम बात करें तो कम से कम 2000 हाथी थे। 2000 हाथी देख करके उनकी सेना घबरा गई कि भाई इतने इतना बड़ा जानवर, एक तरीके से कहा जाए इतना बड़ा एनिमल सामने देख के उनकी सेना के पांव थर्रा गए थे हाथियों को देख के, क्योंकि धनानंद की सेना में 2000 हाथी थे। ठीक, तो हाथियों का बहुत ज्यादा होना, क्योंकि देखिए हाथी जो होता है ना वो एक पल में पूरी तरीके से आपकी आर्मी को खत्म कर देता है। ठीक, तो मगध में चूंकि ये दलदली क्षेत्र था, ठीक है, पटना जो रहा है, मतलब आज मगध जो रहा वो थोड़ा सा दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ की सेनाओं में आपको हाथी बहुत मिलते हैं। जैसे आप अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपके जो है वहां पर आपको बहुत ज्यादा हाथी नहीं मिलेंगे, वहां आपको घोड़े मिलेंगे। अगर आप देखें जितने भी जैसे भी अगर हम बात करें आगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो जो इस्लाम धर्म के लोग जो आए, ठीक है, तो उनके पास जो सबसे ज्यादा बढ़िया रहता था वो घोड़े रहते थे। क्योंकि मगध क्या था, मगध दलदली क्षेत्र था, और दलदली क्षेत्र में हाथियों का जो मूवमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है। तो इसी कारण से मगध जो था उसमें बहुत सारे एलिफेंट्स होने के कारण तो वो भी सेना के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप। देखिए लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। किसी भी साम्राज्य के विस्तार का सबसे बड़ा कारण होता है उसका लीडर, उसका राजा। जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर अशोक, ठीक, अशोका द ग्रेट, उन्होंने मौर्य एम्पायर को कहां से लेकर के कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन वही जब अशोक की मृत्यु के बाद जो उनके सक्सेसर आए, ठीक, तो वो कमजोर रहे इन कंपैरिजन टू अशोक के। तो इसी कारण से धीरे धीरे मौर्य वंश की समाप्ति होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप होनी जरूरी होती है किसी भी राज्य के लिए, और मगध की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप थी। जैसे बिंबिसार हो गए, अजात शत्रु हो गए, नंदा डायनेस्टी के लोग हो गए, ठीक, फिर इसके बाद नाग वंश के थे। ठीक, तो इन सारे वंशों के कारण इनके जो लीडर रहे वो काफी स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड लीडर रहे। ठीक, तो इस कारण से भी क्या हुआ, मगध की सक्सेस हुई। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मगध की सक्सेस का कारण क्या था। कैपिटल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर होना, बड़ी आर्मी होना, आयरन रिजर्व्स होना, हाथी होना, ठीक, और ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप होना, और इसके अलावा फर्टाइल लैंड होना। ठीक,
तो यहाँ पर आकर के हमारा जो लेक्चर है महाजनपद काल वो खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे अर्ली मगध डायनेस्टीज। देखिए मौर्य काल के पहले अगर हम बात करें तो मगध में कुछ कुछ डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे हर्यंका डायनेस्टी हो गई, शिशुनाग डायनेस्टी हो गई, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। ठीक, और उसी नंदा डायनेस्टी को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य किसकी स्थापना करेंगे? मौर्य वंश की। ठीक, तो महाजनपद काल में अब हम जो अगला स्टेज पे जाने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि मगध में इनिशियल लेवल पर कौन कौन सी डायनेस्टी रही, उनके कौन कौन से राजा रहे और उनका किस किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन रहा। ठीक है, तो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्ली मगध रूलर्स के बारे में, जिसमें हम हर्यंका डायनेस्टी देखेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, नंद वंश देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन की तरफ। देखिए अभी हम मौर्य में एंटर नहीं करेंगे, मगध के इनिशियल लेवल की डायनेस्टीज पढ़ने के बाद हम मौर्य में एंट्री नहीं करेंगे। हम पहले उन फॉरेन इन्वेंशन को देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें डेरियस वन आए थे, जर्क्सीस आए थे, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आए थे। ठीक, तो जो विदेशी आक्रमण हुआ था महाजनपद काल में, महाजनपद काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसको हम पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे मौर्य डायनेस्टी पर। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ सारी चीजें। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।